हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने चैप्टर लिया है पहला चैप्टर गति। इस गति चैप्टर से मैंने पहले 4 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बी एक्सेलेंट भौतिक विज्ञान बाय ऋषिकेश प्रजापति सर्च करके उनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग गति पढ़ेंगे। गति में टॉपिक पढ़ेंगे त्वरण। इसके पहले मैंने वेग और चाल और उसके पार्ट्स जितने भी हैं सारे करवा दिए थे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे त्वरण। एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है। त्वरण त्वरण क्या होता है कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती वेग से गति कर रही, परिवर्ती का मतलब असमान वेग से गति कर रही, उसका वेग जो है लगातार बदल रहा है, परिवर्ती वेग से गति कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु त्वरित गति कर रही। कैसी गति कर रही है? त्वरित। त्वरित का मतलब एक्सीलेटर से है, एक्सीलरेशन से है। जो मोटरसाइकिल में आप लोगों का जो एक्सीलेटर होता है, कहते हैं एक्सीलेटर खींच दिया ना, तो उससे क्या होता है कि अगर उसको खींचते हैं तो गाड़ी तेज चलती है, और उसको अगर डाउन करते हैं तो गाड़ी रुकती है, धीरे यानी मंदित हो जाती, मंद मंद होती है, मंदन होने लगता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा त्वरण। तो त्वरण आप लोग समझ गए कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती वेग से गति कर रही है और परिवर्ती वेग से गति कर रही, समय के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। लिख लेंगे आप लोग कॉपी में त्वरण हेडिंग डाल के कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती वेग से गति कर रही है, अर्थात समय के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। ठीक है। अगली लाइन से ब्लैक पेन से परिभाषा लिखेंगे, जो मेन परिभाषा है एक लाइन की वेग त्वरण की, उसको आप लोग लिखेंगे वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन क्या है? मान लो कोई वस्तु, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। आगे लिख लेंगे, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलेटर से है, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। वेग हमारी कैसी राशि? सदिश राशि है, तो त्वरण भी हमारी सदिश राशि होगी, क्योंकि ये वेग से ही मिलकर बनी है। ठीक है। अब त्वरण बराबर अगली लाइन में फार्मूले के रूप में लिख लेंगे, त्वरण बराबर त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यानी कि अगली लाइन में हम लिखना चाहें तो v2 माइनस v1 अपान टी लिख सकते हैं। क्या? v2 माइनस v1 अपान टी, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले वेग क्या था? v1 था, फिर v2 हो गया, और t समयांतराल में, यानी कि ये अगर मान ले हम t1 समय की बात कर दें तो ये t1 माइनस t2 कर सकते हैं यहाँ पर, यानी पहले समय t1 समय में t2 माइनस t1, हाँ सॉरी, t2 माइनस t1, यानी t1 समय में v1 वेग था और t2 समय में कितना वेग हो गया? v2। तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, और इसी को हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, एक लाइन की परिभाषा है। ठीक है। अब त्वरण होने के लिए क्या क्या, वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? वेग में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो वेग की दिशा में परिवर्तन होगा, या तो उसके परिमाण में परिवर्तन होगा। मान लो कोई वस्तु एक समान वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो उसकी दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा। देखिए,
अभी दिशा इस साइड में है, फिर दिशा ऊपर को होगी, फिर इस साइड में होगी, फिर नीचे की होगी, यानी कि एक निश्चित समय बाद उसकी दिशा बदल रही है, तो हम कह सकते हैं उसका वेग बदल रहा है। तो वेग कितने प्रकार से बदल सकता है? दो तरह से, या तो दिशा में परिवर्तन या तो परिमाण में परिवर्तन। परिमाण का तात्पर्य है, मान लो कोई वस्तु अभी, या मोटरसाइकिल की ही बात कर लें, आप स्पीड में चला रहे हैं 80 की स्पीड में, तो आपका वेग कितना है? 80 का वेग है। लेकिन अचानक से आगे कुछ आ गया, या जो भी, या भीड़ है आगे, चौराहा है कोई, तो वहां पर आप क्या करेंगे? अपना एक्सीलरेटर डाउन करेंगे, तो कितने पर आ गए? 40 पर। तो यहाँ पर देखिए उसकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है। परिमाण का तात्पर्य संख्या से होता है, तो उसके परिमाण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि उसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसका त्वरण क्या हो गया? डाउन हो गया, त्वरण कम हो गया। और डाउन त्वरण को ही मंदन कहते हैं। जो त्वरण की में कमी आती है उसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अब आप लोग लिखेंगे त्वरण के प्रकार, हेडिंग डालेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, इसमें पहली हेडिंग डालेंगे एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। अब बात समझिए, एक समान त्वरण क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु निश्चित समयांतरालों में निश्चित वेग परिवर्तन करती है। बात समझिएगा, यदि कोई वस्तु निश्चित समयांतरालों में निश्चित वेग परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु का वेग, उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। लिखेंगे आप लोग, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान वेग परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे जैसे आसमान से गिरती हुई जल की बूंदें, जैसे आसमान से गिरती हुई जल की बूंदें, ये क्या है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। अच्छा सा, आसमान से गिरती हुई जल की बूंदें, या स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिरती हुई गेंद। ऊपर से गिरती हुई गेंद, ये भी बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक समान त्वरण का। अब अगली हेडिंग लिखेंगे असमान त्वरण। क्या लिखेंगे? दूसरी, असमान त्वरण लिखेंगे। इसमें यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान वेग परिवर्तन करती है, समान समयांतरालों में असमान वेग परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तो उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। लिख लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे भीड़ में चलती हुई मोटरसाइकिल, या ट्रैफिक में चलती हुई कार। ट्रैफिक में चलती हुई कार, भीड़ में चलती हुई मोटरसाइकिल, और लिख सकते हैं भीड़ में दौड़ता हुआ आदमी, यानी कि कंजस्टेड एरिया में कोई भी वस्तु चल रही है, तो उसका जो वेग परिवर्तन होगा समान समयों में समान नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग ऋणात्मक अथवा धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक अथवा धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक अथवा धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक अथवा धनात्मक त्वरण। इसमें लिखेंगे, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपने वेग में वृद्धि करती है,
नहीं, फिर से लिखेंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने वेग में वृद्धि करती है तो उस वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने वेग में निरंतर वृद्धि करती है तो उस वस्तु का वेग धनात्मक वेग कहलाता है, या उस वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने वेग में वृद्धि करती है तो उस वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। आगे लिखेंगे अगली लाइन से, इसके विपरीत यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने वेग में कमी करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने वेग में कमी करती है तो उस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। आगे लिखेंगे, ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से भी जानते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से भी जाना जाता है। मंदन, मंदन का मतलब मंद मंद होना, कम होना, मंदन होना, ठीक है, मंदन कहलाती है, मंदन भी कहा जाता है। तो इसको इरेज कर देते हैं और अब आप लोग बीच में हेडिंग डालेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। ये एक्सीलरेशन टॉपिक यही खत्म होता है। त्वरण हमने पढ़ा, त्वरण में 4 पार्ट पढ़े, त्वरण के कुछ भाग पढ़े। क्या पढ़े? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, ए बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। और अब हम आगे क्या पढ़े? त्वरण होता क्यों है? वेग परिवर्तन के कारण होता। वेग परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है, या तो दिशा में परिवर्तन होगा या तो परिमाण में परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन कब होगा? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। और कोई वस्तु यदि भीड़ भाड़ एरिया में चल रही है, या कह सकते हैं सड़क पर चल रही है, तो और स्पीड कम ज्यादा कर रही है तो उसके परिमाण में परिवर्तन होगा। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? त्वरण के प्रकार कितने? 3, एक समान, असमान और ऋणात्मक अथवा धनात्मक। तो ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। तो एक समान में क्या हुआ कि समान निश्चित समय में दूरी, जो उसका वेग है वो समान रहे। एक समान समय में समान वेग रहे तो उसका त्वरण समान वेग, उसका त्वरण एक समान त्वरण। ठीक है। और यदि निश्चित समय के साथ साथ उसके वेग में जो है कमी हो, उसके वेग में परिवर्तन हो, या कह सकते हैं समान समय अंतरालों में उसके वेग में कमी अथवा वृद्धि हो तो उसका त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन हो तो असमान त्वरण। ठीक है। ऋणात्मक अथवा धनात्मक में यदि वेग बढ़ रहा है समय के साथ साथ तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। यदि वेग घट रहा है समय के साथ साथ तो उसका त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है। गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक है। आगे लिखेंगे, गति का ग्राफीय निरूपण, यानी कि ग्राफ में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका सारा डाटा हम एक ग्राफ में लिख लेंगे, उसी को बोलते हैं गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ में उसके डाटा को दिखाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, गति करती हुई कोई भी वस्तु की दूरी, समय तथा चाल को, दूरी, समय तथा चाल, त्वरण आदि को एक ग्राफ के रूप में क्रमबद्ध करना, एक ग्राफ के रूप में क्रमबद्ध करना और उसका अध्ययन करना, क्रमबद्ध करना और उसका अध्ययन करना ही गति का ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। इससे हम आगे लिखेंगे, इससे हम आसानी से वस्तु की गति, उसकी चाल, वेग आदि का अध्ययन कर सकते हैं। उसकी गति, चाल, वेग, त्वरण आदि का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है।
तो गति के ग्राफी निरूपण के को कई तरह से दिखाया जा सकता है। गति के ग्राफी निरूपण को कई तरह से दिखाया जा सकता है। पहली हेडिंग डालेंगे दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, क्या हेडिंग डालेंगे? हाँ, दूरी समय ग्राफ लिखेंगे। दूरी समय ग्राफ में किसी गतिमान वस्तु के समय व दूरी के द्वारा बनाए गए ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें किसी गतिमान वस्तु की दूरी ली जाएगी और समय लिया जाएगा, और उसको नाम क्या दिया जाएगा? दूरी समय ग्राफ कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की दूरी तथा उसके समय के द्वारा बनाए गए ग्राफ को उस वस्तु का दूरी समय ग्राफ कहते हैं। उस वस्तु का दूरी समय ग्राफ कहते हैं। जैसे में एक ग्राफ बना है आप लोगों की बुक में अच्छे से, उसको आप लोग बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 1 मिनट जाइए। नंबरिंग कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इधर 16, 18, 20, ठीक है। ऊपर 4, 8, 12, 16, ऊपर कितना हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं वाई अक्ष। ये वाई अक्ष होता है ना, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है तुम्हारा समय इंक्रीज हो रहा है। इधर क्या इंक्रीज हो रहा है? समय। और ऊपर को क्या इंक्रीज हो रही है? दूरी, यानी दूरी बढ़ रही है। 4, 8, 12 है ना, किलोमीटर में या मीटर में कुछ भी हो सकता है। और समय जो है यहाँ पर सेकंड में है, और दूरी के किसमें ली गई है? इसमें दूरी ली गई है मीटर में। हाँ, दूरी जो है तुम्हारी ये मीटर में बढ़ रही है। किसमें? मीटर में। और समय जो तुम्हारा है ये सेकंड में बढ़ रहा है, सेकंड में, ठीक है। और यहाँ से अब एक हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये तो हमारी हो गई समय वाली रेखा, और ऊपर वाली कैसी रेखा हो गई? दूरी वाली रेखा, ठीक है। एक ग्राफ खींचते हैं इनके बीच में। ग्राफ कैसा खींचते हैं कि एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ये ग्राफ, तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ ऐसे खींचा है इन्होंने। आप कैसे भी ग्राफ इसका बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इन्हीं की तरह से बना के समझाते हैं। इसका नाम दे देते हैं OPQR। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये OPQR हो गया। यहां पर क्या हो रहा है इस ग्राफ में? हो क्या रहा है कि हमारी वस्तु ये चल रही है, O से चलते हुए P पर पहुंची, P से चलते हुए Q पर, और Q से चलते हुए R पर। अब इस ग्राफ में सिखाया क्या जा रहा है, समझने वाली बात क्या है कि जब हमारी वस्तु 2 सेकंड में 4 मीटर चलती है, 4 सेकंड में 8 मीटर चलती है, 6 सेकंड में 12 मीटर चलती है, यानी 2 का अंतर और यहाँ 4 का अंतर, तो इसका वेग कैसा हो गया? एक समान वेग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आगे P पर जब पहुंचती है तो P से Q तक
क्या हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है, बात समझिए, समय तो बढ़ रहा है इसमें, लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही है। समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही है, तो इसका वेग कैसा है, स्थिर वेग है। कहने का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना इसकी चाल बढ़ रही ना कुछ बढ़ रहा है, ये गति नहीं कर रही है। ये वस्तु है क्या, विरामावस्था में है। किस अवस्था में है, विश्राम कर रही है P से Q तक, यानी 6 से लगा के 14 सेकंड तक वो खड़ी है अपनी जगह पर, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, वो खड़ी है। ये जो इधर को दिखा रहे हैं ये दूरी नहीं है, दूरी तो हमारी ऊपर को बढ़ेगी, ये समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा, समय तो रुकने वाला नहीं, लेकिन वस्तु की गति क्या है, रुकी हुई है, ठीक है। और Q से R तक की जो है, जो ग्राफ है Q से R तक लिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, वस्तु के त्वरण में मंदन हो रहा है, यानी कि वस्तु क्या कर रही है, मंदन हो रहा है, यानी वस्तु जो है वापस लौट रही है अपने पथ पर। क्या हो रही, वस्तु की दूरी में कमी आ रही है, यानी कि वस्तु अपने पथ पर वापस लौट रही है। समझ लो ये पथ है इसका, इसी पर ये वापस आ रही है, लेकिन दिखाया इधर को जाएगा। ये कहने का मतलब नहीं कि इधर को आ रही, इधर को बढ़ रही, ये अपने मूल पॉइंट पर आ रही, क्योंकि इसका बेस क्या है, ये पट्टी इसका बेस है, ठीक है। तो समय बढ़ रहा है और वो उसकी दूरी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ को ग्राफ पर समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये इसका ऊपर को दूरी है, इधर को समय है। अगर ऊपर को तीर चले तो समझ लो कि दूरी बढ़ रही और समय बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पर, समय तो कभी रुकता नहीं, ये समय को आप कभी रोक नहीं सकते, केवल दूरी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये विश्रामावस्था में है, विरामावस्था में है, और ये वाली दूरी यहाँ पर कह सकते हैं मंदन हो रहा है, या कह सकते हैं वापस लौट रही है। जो वस्तु है उसकी दूरी क्या हो रही, बेस से अपने कम हो रही, यानी कि वो वापस दिशा में लौट रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं कि ओपी भाग में क्या है, ओपी भाग में हमारी वस्तु एक समान गति से चल रही है, पीक्यू भाग में रेस्ट कर रही है, और क्यू आर भाग में जो है वस्तु वो अपने मार्ग पर, यानी अपने मूल पथ पर, यानी अपने मूल बिंदु जहां से वो स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस टर्न ले रही है, वापस आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं। अगले दिन, अगले वीडियोज में हम वेग समय ग्राफ का अध्ययन भी इसी तरह से करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग लिख लेंगे इसको कॉपी पर, और जो बुक्स में दिया है, मतलब ये ओपी भाग और पीक्यू भाग और क्यू आर भाग में क्या हो रहा है, कहाँ पर गति कर रही, कहाँ पर रेस्ट कर रही, कहाँ पर वापस लौट रही हैं, ये आप अपने हिसाब से कॉपी पर लिखेंगे और हमको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।